नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी शिक्षण का पेपर नंबर 32 लेकर आया हूं। देखिए, इसके पहले 31 टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है वहां पर भी लिंक आ गया होगा, तो 31 टेस्ट वहां पर भी मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लास्ट में भी मैंने वो प्लेलिस्ट लगा दी है, तो अगर आपने वो 31 मॉडल पेपर नहीं देखे साथियों तो उसको जरूर देखिएगा, लास्ट में भी आपको वो देखने को मिल जाएगी। तो मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गोल्डन टाइम आप जिसको कहते हो वो ये टाइम है साथियों। आपको इस टाइम पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस टाइम को आप बिगाड़ो। मेरे हिसाब से मैं आपको पर्सनल एक सजेशन दूंगा, अगर आप मानो तो आपकी इच्छा है। मित्रों, आपने इतने दिनों से जो मेहनत की है उसका सार इन्हीं दिनों में निकलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? सम प्लस कार संस्कार, अहन प्लस रूप अहोरूप, दिक् प्लस विजय दिग्विजय, सन प्लस छे संशय। तो मित्रों देखिएगा, सम प्लस कार संस्कार बनता है। सम के बाद में क्रि धातु के आगमन से, क्रि धातु से पहले आधा स का आगमन हो जाता है, तो ये तो सही है बिल्कुल। अहन प्लस रूप व्यंजन संधि के उदाहरण है ये दोनों ही, अहोरूप होता है। दिक् प्लस विजय के बाद में यहाँ पर ये रेल इत्यादि ऐसे आ जाते हैं। प्रथम जो क च ट त प, ये जो जिनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, तो साथियों क का हो जाता है ग। क अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। क ख ग, क आधा है तो ग भी आधा है, बिल्कुल दिग्विजय ही होगा। लेकिन सन प्लस शे संशय न होकर सम प्लस शय, सम प्लस शे संशय होता है। मैं आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, फिर गलत हो गया साथियों। मतलब ये संधि विच्छेद क्या है, अशुद्ध है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 2, वन मानुष का समास विग्रह होगा। वन का मनुष्य, वन में रहने वाला मनुष्य, मानुष मतलब मनुष्य होता है। वन में निवास करने वाला मनुष्य, वन से सॉरी, और वन रूपी मानुष। तो मित्रों वन रूपी मानुष वन मानुष नहीं कहलाएगा, वन से नहीं आता है, वन में आएगा। वन में रहने वाले मनुष्य को ही वन मानुष कहा जाता है, वन का मानुष नहीं होगा। दूसरा विकल्प ही सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 2 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? संबंध का के क्या आएगा, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। अधिकरण में पेपर, वन में रहने वाला, में पेपर किस में आता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो सेकंड विकल्प आपके है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनाहुत, व्यवहारिक, दीपावली और प्रत्यक्ष। तो साथियों देखिएगा, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, व्यवहारिक होना चाहिए। यहाँ पे आकी मात्रा थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, बट मात्रा संबंधी चीज यहाँ पे नहीं पूछी है, उपसर्ग पूछा है। तो वी अव दो उपसर्ग लग रहे इसमें, तो अन प्लस आहुत मतलब बिना बुलाए हुआ अनाहुत कहलाता है, तो इसमें भी अन लग रहा है। लेकिन दीप प्लस अवली, तो साथियों दीपावली में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। थर्ड विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं मित्रों। चौथा क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, सभी शब्द शुद्ध नहीं है, तो वो देखना है। अहिल्या, तिलांजलि और उज्जवल, आतिथ्य, तदानुकूल, अभ्यर्थी, हिमांचल, नैसर्गिक और ऐश्वर्य, नार्योचित, अलौकिक और मधुरता। तो यहाँ पर सभी शब्द शुद्ध है, ये नहीं शब्द गलत आ गया। मतलब क्यों? क्योंकि मित्रों अगर सभी शब्द शुद्ध नहीं है तो देखो नार्योचित ये शुद्ध नहीं है, अभ्यर्थी तदानुकूल नहीं होता, तदनुकूल होता है, ये भी अशुद्ध है, फिर उज्जवल भी अशुद्ध है, तो ये सभी शब्द शुद्ध नहीं है इसमें। तो फिर ये ऐसा नहीं, यहाँ पर नहीं शब्द आने से ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा 3 ऑप्शन राइट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा था किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, ये नहीं शब्द एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, और नहीं आते ही क्या पूरा ही चेंज हो जाता है, मतलब एक तरह से पूरा ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर बात करें सभी शब्द शुद्ध नहीं है, एक प्रश्न से 2 प्रश्न बना रहा हूं अब, सभी शब्द शुद्ध नहीं है तो पहला, तीसरा, चौथा, सॉरी पहला,
दूसरा, चौथा, ये तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, चौथा। और अगर क्वेश्चन ये रहे कि सभी शब्द शुद्ध है तो फिर ओनली तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। हिमांचल शुद्ध है, नैसर्गिक शुद्ध है, ऐश्वर्य शुद्ध है। तो साथियों, अगर नहीं शब्द को हटाओगे तो तीसरा, और नहीं शब्द को नहीं हटाओगे तो चौथा, दूसरा और पहला सही रहेगा चौथे में। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं मित्रों। तत्सम तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है क्षेत्र का खेत, वट का बड़, प्रस्तर का पाहन और निम्ब का नीम। तो साथियों देखिएगा, तत्सम तद्भव भी आपके बिल्कुल सिलेबस में है लेवल 2 के अंतर्गत। तो क्षेत्र का खेत ही होता है, वट का बड़ ही होता है, निम्ब का नीम होता है, लेकिन प्रस्तर का होता है पत्थर। क्या होता है साथियों? पत्थर होता है, पाहन नहीं होता है। तो ये क्या है? अशुद्ध है। इसलिए तीसरा ही विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। सर्वनाम से बना विशेषण है मेरा, लुटेरा, बाहरी और रंगीन। तो मित्रों सबसे पहले देखेंगे रंगीन को। तो रंगीन में मूल शब्द है रंग, ये सर्वनाम नहीं है साथियों। बाहरी में मूल शब्द है बाहर, ये अव्यय शब्द है, सर्वनाम नहीं है। लुटेरा में मूल शब्द है लूटना या लूट, तो साथियों ये भी सर्वनाम नहीं है। लेकिन मेरा, मेरा में मैं शब्द मूल है और मैं एक सर्वनाम शब्द है। तो ये जो मेरा शब्द है ये सर्वनाम से बना विशेषण है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन, वाच्य से ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का रूप, क्रिया का रूप 2 बार हो गया के, और सभी। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा, वाच्य से क्रिया का उद्देश्य ही ज्ञात होता है, क्रिया का रूप का ज्ञात वाच्य से नहीं होता है। प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा 7वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। मित्रों 8वां क्वेश्चन है, सभी ने आपकी प्रतीक्षा की पर आप आए नहीं। वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सभी। तो साथियों सभी ने आपकी प्रतीक्षा की, एक तो ये वाक्य हो गया। पर यहाँ पर एक अव्यय है, आप आए नहीं। तो साथियों ये जो पर शब्द है ये जोड़ रहा है 2 वाक्यों को, ऐसा होने पर वो वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपका सही है। ये वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी की गाइड से ये मैंने क्वेश्चन ज्यादातर लिए हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध, आरंभ का अंत, तरुण का वयस्क, आस्तिक का नास्तिक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। तो साथियों आरंभ का तो अंत ही होता है, आस्तिक का नास्तिक ही होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ और लघु भी होता है, लेकिन तरुण का वयस्क नहीं होता है, क्योंकि तरुण अवस्था, वयस्क अवस्था ये तो एक ही चीजें हैं दोनों साथियों, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। तो 9वें क्वेश्चन में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। मित्रों आपके 10वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। विकल्पों को देखिएगा अब। पहला है योजक व अल्प विराम, दूसरा है निर्देशक व अल्प विराम, तीसरा है उद्धरण व अल्प विराम और चौथा है विवरण व अल्प विराम। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, ये एक तो चिन्ह ये है और एक ये है, तो ये तो दूसरा तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तो अल्प विराम है। लेकिन ये जो इधर वाला है फर्स्ट वाला साथियों, इसको उद्धरण, विवरण, निर्देशक या योजक, तो इसको कहा जाता है विवरण चिन्ह। क्या कहा जाता है साथियों? विवरण चिन्ह। मतलब उपरोक्त वाक्य में विवरण और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है, शुद्ध शब्द है प्रमाणिक, कौनतेई, वाल्मीकि और इकाइयां। तो मित्रों देखिए, प्रमाणिक नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। फिर कौनतेई में भी 2 मात्रा लगती है, तो ये भी गलत हो गया। इकाइयां में साथियों देखिए, ये जो इकाइयां हैं ये इस प्रकार से लिखाया जाता है, ये जो बड़ी ई है ये गलत हो गया। लेकिन वाल्मीकि शब्द पूर्णतः शुद्ध है मित्रों। थर्ड विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। 12वां क्वेश्चन है, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाए, उदो का लेना न माधव का देना, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो साथियों सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति के लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? तो घर का भेदी लंका ढाए, ये तो एक तरह से इसको यूं कहा जा सकता है, घर का भेदी लंका ढाए को, कि खुद ही अपनों का भेद खोलना। उदो का लेना ने माधो का देना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना।
आंख का अंधा और नाम नयन सुख, मतलब गुणों के विपरीत नाम, गुणों के विपरीत काम, यहाँ पर इसका हो जाएगा। और गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ये सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति के लिए परफेक्ट है साथियों। चौथा विकल्प है 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, सही सुमेलित नहीं है। गद्य शिक्षण मौन वाचन, पद्य शिक्षण संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण आगमन विधि, प्रयोजन विधि करके सीखना। तो मित्रों देखिए, प्रयोजन विधि में करके ही सीखा जाता है। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि का प्रयोग बिल्कुल करते हैं। गद्य शिक्षण में मौन वाचन भी होता ही है, लेकिन पद्य शिक्षण में संवाद लेखन ये रचना शिक्षण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये रचना शिक्षण के अंतर्गत आता है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 सही रहेगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। पद्य शिक्षण में रसास्वादन आ जाता तो फिर वो इससे मैच कर जाता, लेकिन संवाद लेखन का संबंध किससे है? रचना से। तो विकल्प नंबर 2 सही है 13वें में। प्रश्न नंबर 14, भाषा का प्राथमिक रूप है नियमबद्ध, व्याकरणिक, लिखित और मौखिक। तो प्राथमिक रूप से हम व्याकरण तो सीखेंगे नहीं, नियमबद्ध और लिखित ना होकर मौखिक रूप होता है। एक बालक है जो भाषा के रूप में सबसे पहले किसका प्रयोग करता है? मौखिक भाषा का। चौथा विकल्प सही है साथियों 14वें में। प्रश्न नंबर 15, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? अध्ययन अध्यापन का विकास करना, मानवीय संवेदना का विकास करना, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना, और अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो लक्ष्य अर्थोपार्जन हो ही नहीं सकता, ये गलत है। दूसरा, तीसरा या पहला? तो साथियों देखिएगा, तीनों विकल्पों को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपके आता है, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना ही भाषा शिक्षण का लक्ष्य होता है। तीसरा विकल्प सही है कि बालक भाषा को समझे और उसको अपने जो खुद के विचार है उसको अभिव्यक्त करे, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से साथियों। थर्ड विकल्प है 15वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। 16वां क्वेश्चन आपके है, अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है कलात्मकता, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होना, संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना, और भाषा का क्लिष्ट होना। तो मित्रों जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो उसमें कलात्मकता भी होनी चाहिए, वो छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करे ऐसा गुण भी उसमें होना चाहिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो व्यवस्थित रूप से संग्रहित एक पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, लेकिन भाषा क्लिष्ट हो। क्लिष्ट मतलब कठिन, जो बच्चों को समझ में ना आए, ऐसी भाषा पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए साथियों। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? फिर फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन, इस परीक्षा में छात्र छात्राओं के सामने एक कथन रखा जाता है और उन्हें ठीक उत्तर को रेखांकित करना होता है। बहुविकल्पीय परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, पूर्ति परीक्षा, लघु स्तरीय लघु उत्तर परीक्षा। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहे हैं कि इस परीक्षा में छात्र छात्राओं के सामने एक कथन रखा जाता है, कथन रख दिया और उसको ठीक उत्तर को रेखांकित करना है। तो लघु उत्तर में तो उत्तर ज्यादा चूज करने पड़ते हैं, पूर्ति परीक्षा में पूर्ति करनी पड़ती है, बहुविकल्पीय परीक्षा में विकल्प का चयन करना पड़ता है, लेकिन जो सत्य असत्य परीक्षा है साथियों वहीं पर उत्तर को रेखांकित करना होता है। जैसे एक प्रश्न जैसे पूछा कि भारत में इतने राज्य है, या फिर राजस्थान में जैसे 33 जिले हैं, इधर लिख दिया सत्य और एक तरफ लिख दिया असत्य, तो उसको रेखांकित यदि किया जा रहा है कि ये सत्य है या असत्य है तो उसको ही साथियों सत्य सत्य परीक्षा कहा जाएगा। यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है 17वें क्वेश्चन में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को मित्रों। प्रश्न नंबर 18 है, माता पिता एवं अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य की योजना बनाते हैं उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अधिगम कौशल द्वारा, उद्देश्य कौशल द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों के भविष्य की योजना उपलब्धि परीक्षण के आधार पर बनाते हैं कि ये देखा जाता है कि बच्चों ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ये चीज ही साथियों देख करके जो अध्यापक एवं जो अध्यापक और माता पिता मतलब जो अभिभावक है वो उनके भविष्य की योजना तैयार करते हैं। प्रथम विकल्प सही है 18वें में। प्रश्न नंबर 19, वह मूल्यांकन जिसमें अध्यापक बालकों की प्रगति से अवगत रहता है, वहां बालक भी सतत सावधान होकर वर्ष भर परिश्रम करता रहता है कहलाता है उचित मूल्यांकन, सर्वांगीण मूल्यांकन, सतत समग्र मूल्यांकन और उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। तो मित्रों उस मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा कि जिसमें अध्यापक क्या कर रहे हैं, बालकों की प्रगति से अवगत है, वो
आपकी बालकों ने कितनी प्रगति की है। बालक भी लगातार सावधान होकर वर्ष भर परिश्रम करता है तो ऐसे मूल्यांकन को सतत समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है साथियों। CCE जिसको हम कहते हैं वही है ये। थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, टेली एजुकेशन के नाम से जाना जाता है सैनिक शिक्षा को, श्रुत लेखन अभ्यास को, व्याकरण अनुवाद को और दूरस्थ शिक्षा को। तो साथियों टेली एजुकेशन जिसको कहा जाता है दूरस्थ शिक्षा विधि, जैसे इग्नू है, जैसे अन्य जो ओपन यूनिवर्सिटी है, कोटा विश्वविद्यालय है साथियों, ये टेली एजुकेशन इन्हीं को कहा जाता है, जो मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी हम जिसको कहते हैं। तो फोर्थ विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 20 में। साथियों आज 20 ही प्रश्न ला सका, कुछ विशेष काम आ जाने के कारण। कल वापिस आपके 3 मॉडल मिलेंगे और वही 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल नो टेंशन रहे मेरी तरफ से, आप अच्छे से तैयारी करें, वीडियो को पूरा देखिए साथियों, बहुत फायदा मिलने वाला आपको एग्जाम में। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।